नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं प्रथम प्रश्न पत्र, मतलब जो सामान्य अध्ययन है फर्स्ट पेपर, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भूगोल। और भूगोल के अंतर्गत अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट यूनिट, यानी कि यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम शुरू करने वाले हैं यूनिट सेकेंड। और ये जो पेपर आपको पता ही होगा कन्फर्म कि ये 3 घंटे का होता है और 300 मार्क्स इसमें रहेंगे। हिंदी या अंग्रेजी आप माध्यम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सामान्य अध्ययन जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका प्रारूप कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। आप जाकर देख सकते हैं पीछे के लेक्चर में, ठीक है। कंप्लीट आप सीरीज अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो इसमें आप ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए यूनिट फर्स्ट में हमने विश्व का भूगोल जो है कंप्लीट किया है। अब ये जो सिलेबस है आपका, ये काफ़ी सीमित मात्रा में दिख रहा है, हालांकि बहुत बड़ा है, फिर भी हमारा जो पूरा ज्योग्राफी का कोर्स है, मतलब जो पूरा ज्योग्राफी की बुक रहती है, ज्योग्राफी रहती है विश्व की भूगोल, उसके अंतर्गत अगर देखें तो ये उससे कम है। परंतु मैंने जो है आपको बहुत सारी इससे अलग जो सारी चीज़ है वो कवर कराए हूँ, तो आप उससे जो है कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं। अब उसी के बैकग्राउंड, मतलब जो सारी चीज़ हमने पढ़े हैं उसी को लेकर हम आगे पढ़ेंगे भारत के भूगोल में। तो भारत के भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी कि इकाई 2 हमारी शुरू हो रही, तो हमको इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। जैसे हमने विश्व का भौतिक स्वरूप पढ़े थे, उसी प्रकार भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। कौन कौन सी चीज़ें, पर्वत के बारे में देखेंगे, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें और हिमनद, हिमानी या ग्लेशियर जिसे हम बोलते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे भारत के भू आकृतिक प्रदेश, अर्थात हम देख सकते हैं उत्तर की पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद हम प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये सारी चीज़ तो क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे जलवायु के अंतर्गत हम मौसम की उत्पत्ति, एल नीनो, जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण, जलवायु प्रदेश, ये सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्राकृतिक संसाधन और उसके उपयोग के अंतर्गत हमको जल, वन, मृदा, ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी। उसके अलावा हम दूसरी चीज़ देखेंगे सैल, मतलब जो चट्टानें होती है, और खनिज। अब चट्टानें क्या क्या हो सकती है इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे जो भू आकृतिक संरचना है जो भारत की, उसके अंतर्गत हमको चट्टानें भी देखने को मिलेगी, तो उनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब जो मेन जो चट्टान का लेक्चर है वो आपको वर्ल्ड का जो एक प्रकार से भूगोल है उसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। जनसंख्या के अंतर्गत हम जो जनगणना होती है उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे फूड प्रोसेसिंग, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उद्योग। तो इस प्रकार हमारा जो है सेकेंड यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें मेरे को लगती है कि इसके मतलब जो हमारा जो हम पढ़ रहे हैं उसके बैकग्राउंड के रूप में कुछ काम आएगी, तो वो भी मैं यहाँ पे इसको मतलब कवर कर लूँगा, तो वो सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कवर हो जाएगी। अब ये देखिए थर्ड यूनिट, ये सारी चीज़ तो हम बाद में देखेंगे। तो अब हम सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करते हैं। तो हम देख सकते हैं, देखिए जैसे भारत का भौगोलिक विस्तार हम इसमें देखने वाले हैं अभी। उसके बाद भारत की भूगर्भिक संरचना देखेंगे, भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में देखेंगे, अपवाह तंत्र यानी नदियों के बारे में देखेंगे, झीलों के बारे में देखेंगे। और इसी के अंतर्गत आपको जो भौगोलिक विस्तार उसी के अंदर आपको मिल जाएगा, जो एक प्रकार से ये भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत मिल जाएगा हिमानी या ग्लेशियर के बारे में। उसके बाद जलवायु के बारे में, तो उसके बाद जल संसाधन, उसके बाद हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति यानी कि वन से रिलेटेड सारी चीज़ें। उसके बाद भारत की मिट्टियाँ या मृदा के बारे में देखेंगे, भारत के खनिज और भारत में जनसंख्या, उसके बाद खाद्य प्रसंस्करण। ये सारी चीज़ हमारी सिलेबस में अवेलेबल है। अब जो नहीं है सिलेबस में वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें, एक तो बाढ़ व सूखाग्रस्त क्षेत्र जो है उसकी पहचान हम देखेंगे। हालांकि इससे क्वेश्चन पिछले ईयर में देखे गए हैं, परंतु अभी सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इसको कवर कर लेंगे। जीव मंडल देखेंगे, जीव मंडल यानी कि जलमंडल, वायुमंडल और जो स्थल मंडल है, इन तीनों का जो मिश्रण होता है वो जीव मंडल कहलाता है या जैव मंडल कहलाता है। आर्द्र भूमि या जलग्रस्त भूमियों के बारे में देखेंगे, वेटलैंड्स जो होती है उसके बारे में। भारत की कृषि के बारे में देखेंगे, सिंचाई व्यवस्था, बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, भारत का पशु संसाधन, अभी जनगणना भी हुई थी 2019 में, 20वीं जनगणना पशु की, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। विनिर्माण उद्योग के बारे में देखेंगे, जो एलपीजी है यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो उद्योग विकास है, औद्योगिक विकास, उसके बारे में देखेंगे। भारत में परिवहन क्या होता है वो सारी चीज़ हम यहाँ देखेंगे। भारत में नगरीकरण यानी कि जो बस्तियाँ होती है निवास की, जो अलग अलग प्रकार की, उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है भारत का भूगोल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ये सारी चीज़ आपको कवर की जा रही है, ठीक है। हालांकि ये जो है ओवरव्यू के रूप में दिया जाएगा, ज़्यादा इसको डीपली नहीं जाएंगे, परंतु इन सभी चीज़ों को हम डीपली पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में अवेलेबल है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है हमारी भारत का भौगोलिक विस्तार। अब भारत का भौगोलिक विस्तार मतलब जो भारत है हमारा, देख सकते हैं आप, देखिए
अभी जो नया मैप बनकर आया है, जबकि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत हम देख सकते हैं 2 यूनियन टेरिटरी बनकर आई है। तो आप देख सकते हैं, देखिए एक तो जम्मू कश्मीर बन गई है और एक लद्दाख बन गई है। अब इसके बारे में हम यहाँ देखिए, ये एक प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा राज्यों का पुनर्गठन। तो हमारे भारत की अगर बात करूँ मैं, तो भारत में आपको 28 राज्य मिलेंगे, 28 स्टेट। और अगर आपको स्टेट यूनियन टेरिटरी की यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो आपको 8 यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगी। पहले क्या हो रहा था, 29 स्टेट देखने को मिल रहे थे और 7 यूनियन टेरिटरी देखने को मिल रहे थे। परंतु कुछ समय बाद जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया और यूनियन टेरिटरी बनाई गई, तो आपको 28 क्या मिल गए, राज्य मिल गए और 9 यूनियन टेरिटरी बन गई। परंतु जब एक बार और 2020 में जनवरी में क्या हुआ, जब दमन और दीप और दादर नागर हवेली को प्लस कर दिया गया, यानी कि एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो आपके यूनियन टेरिटरी घटकर कितने हो गए, 8। तो अभी वर्तमान की बात करें तो यूनियन टेरिटरी मिलेंगे आपको 8 और स्टेट मिलेंगे 28। तो चलिए यहाँ पे एक नज़र देख लेते हैं। हालांकि ये जो डेट दी है ये पूरी चीज़ हम नहीं देखेंगे, जो नए राज्य है वो हम देखेंगे। तो आप ऊपर से लेकर नीचे तक एक जो है एक प्रकार से देखें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, देखिए लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी यानी कि एक प्रकार से देखें केंद्र शासित प्रदेश है। ये पहला राज्य हुआ करता था। अब कब गठित हुए, 31 अक्टूबर, जो सरदार वल्लभ भाई की जो हम मतलब एकता दिवस मनाते हैं उसके दिन इसको जो है एक प्रकार से अनुमति मिली, एक प्रकार से पूर्णतः ये बन गए। ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद ये तो यूनियन टेरिटरी हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, फिर चंडीगढ़ देख सकते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब देख सकते हैं, नीचे हरियाणा, उत्तराखंड। उसके बाद आप दिल्ली, भारत की राजधानी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो यूनियन टेरिटरी ये बनी कब, यूनियन टेरिटरी बनी 1956 में, और नेशनल कैपिटल जो टेरिटरी है मतलब एक प्रकार से नेशनल कैपिटल रीजन 1992 में। इसके बाद राजस्थान की बात करें तो ये सभी गठित जो हुए हैं सन वो भी आप देख लेना एक बार, मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, जिसके बारे में हम अभी तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में तो याद रखना जरूरी, 1 नवंबर 1956। उसके बाद गुजरात की बात करते हैं, तटीय राज्य है ये एक प्रकार से समुद्र में। दादर नागर हवेली और दमन दीप, ये देखिए ये कंप्लीट एक यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो ये 26 जनवरी 2020 को बनी। फिर महाराष्ट्र की बात करें, उसके बाद नीचे देखें तो तेलंगाना, यहाँ छत्तीसगढ़ देख सकते हैं। फिर छोटा सा जो राज्य है वो गोवा है, पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, ये बाद में राज्य बना दिया गया। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उसके बाद आप देख सकते हैं केरल है, तमिलनाडु है, फिर पुदुचेरी, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद आप देख सकते हैं उड़ीसा, यहाँ देख सकते हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल इधर तक टच कर रहा है, तो वो टच क्या क्या कौन सी सीमा कहाँ कर रहे हैं वो हम बाद में देखेंगे। आपके लिए टास्क है कि आप कम से कम 4 से 5 बार पूरा भारत का नक्शा बना के देखेंगे, और उसके बाद उसमें जो है भारत के जो जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, उसको एक रफली एक इंडिकेट करेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पे है और कौन से राज्य के आसपास कौन कौन सी बॉर्डर आती है। ठीक है, और एक और चीज़, सभी राज्यों की राजधानी आपको याद करना है। याद तो नहीं करेंगे पर आप 2-3-4 बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया रहेगा। और करंट में अगर जो कोई एग्जाम आता है तो उनके एक तो राज्यपाल की आपको सूची याद होना चाहिए, राज्यपाल कौन से राज्य में कौन से राज्यपाल है, और मुख्यमंत्री। तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो आपके करंट से रिलेटेड कुछ जो टॉपिक है मतलब एक प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये काम आपको जरूर करना है, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, परंतु आप जो प्रैक्टिस है वो खुद करोगे तो ही आपके अंदर इंप्रूव होगा। और लेक्चर देखने से आपका कुछ भी मतलब एक प्रकार से लेक्चर देख लेंगे तो ऐसा नहीं कि मैप बनाना सीख जाओगे, मैप खुद को ही बनाना पड़ेगा और सभी राज्यों को उसमें इंडिकेट करना है। सिक्किम की बात करें, सिक्किम देखिए आप 16 मई 1975 को बना। फिर आप 7 सिस्टर है पूर्वोत्तर राज्य जिनको हम बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। देखिए यहाँ पे, और ये बीच में आपको दिख रहा है ये बांग्लादेश आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है, 1956 में बना था। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख सकते हैं आप, तो ये 1 नवंबर 1956 को ये भी बना है, जब हमारा पूरा भारत एक प्रकार से पुनर्गठन हुआ था राज्यों का, उसके अंतर्गत। ये देख सकते हैं आप, ये मैप भी आप देख सकते हैं इंग्लिश में है, तो इसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे दिया है। अब इसके बाद हम देखिए, ये तो हमने देख लिए। एक और चीज़ है, अंडमान निकोबार के अंतर्गत हमको 3 द्वीप देखने को मिले। तो 3 द्वीप जो है उनका नाम परिवर्तन देखने को मिला 30 दिसंबर 2018 को। जो प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, वो मतलब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे क्या किया उन्होंने, वहाँ पे गए थे और वहाँ पे उन्होंने 3 द्वीपों का नामकरण क्या किया, बदल दिया। तो रॉस द्वीप का नाम उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप,
हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप। तो ये भी आपको याद रखना है, मतलब एक रफली एक आइडिया होना चाहिए कि द्वीपों का नाम बदल दिया गया है। कभी कभी ये मिलाने को आ जाता है, जैसे 3 एक तरफ दे दिया गया एक तरफ और 3 इस तरफ दे दिया गया, मिलाना पड़ता है कि सही नाम किसका है, मतलब जो बदले गए नाम है उसके अनुसार। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो विदेशी शासन है उसके अधीनस्थ कुछ जो राज्य और केंद्र मतलब जो भी क्षेत्र थे वो इनके बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो एक नज़र यहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे फ्रांस के अधीनस्थ जो क्षेत्र थे, जैसे चंद्रनगर है, पुदुचेरी है, कराईकल जो कि हम देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत है, माहे यनम, तो ये सभी तो एक पुदुचेरी नाम से बन गया है चंद्रनगर। तो चंद्रनगर फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्र था जिसका समेकन भारत में स्वतंत्रता के पूर्व कर लिया गया। ठीक है, क्षेत्रफल आप देख सकते हैं और कब ये भारत में शामिल किए गए ये भी आपको डेट दी गई है। पुर्तगाल के अधीन देख सकते हैं दादर नागर हवेली, दादर और नागर हवेली दोनों अलग अलग क्षेत्र थे, दमन और दीव भी अलग, और गोवा, ये सभी किस तारीख को यहाँ पे भारत में शामिल किए गए वो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा मई 1987 में 56वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, गोवा भारतीय गणतंत्र का 25वां स्वतंत्र राज्य बना था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद भारत के राज्य देख लेते हैं और उनकी राजधानी, तो वो आपको कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं एक प्रकार से रफली यहाँ आइडिया आपको दे देता हूँ। जैसे राजस्थान की राजधानी आपको जयपुर देखने को मिलेगी। ठीक है, भाषा भी दी है, जिलों की संख्या भी दी है, क्षेत्रफल भी दिया है और कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत यहाँ पे भारत में ये कवर करते हैं ये भी आपको यहाँ पे दिया है। तो मुख्य आपको याद रखना मध्य प्रदेश के बारे में, भोपाल इसकी राजधानी है, हिंदी भाषा है राजभाषा, 52 जिले है अभी करंट में और 308,245 इसका क्षेत्रफल है, यानी कि 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 9.37 ये पूरे भारत का एक प्रकार से प्रतिशत को कवर करता है। सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। फिर महाराष्ट्र आता है, मुंबई इसकी राजधानी, उत्तर प्रदेश लखनऊ, गुजरात गांधीनगर, कर्नाटक बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, तमिलनाडु की चेन्नई है, बिहार की पटना है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। इसके बाद हम देख सकते हैं झारखंड की राजधानी रांची है, असम की राजधानी दिसपुर है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और एक धर्मशाला, परिवर्तन होते रहता है, मतलब एक कुछ समय शिमला रहती है कुछ समय धर्मशाला रहती है। फिर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, तो ये दोनों की राजधानी एक ही है, एक केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मिजोरम की राजधानी आइजोल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, इसके बाद सिक्किम की राजधानी गंगटोक, गोवा की राजधानी पणजी और तेलंगाना जो कि एक प्रकार से लास्ट जो राज्य हमारा आंध्र प्रदेश को तोड़कर बनाएगा उसकी राजधानी हैदराबाद है। तो ये हम देख सकते हैं, इसके बारे में आप याद रख सकते हैं, इसकी भाषा, इसके जिलों की संख्या, इसका क्षेत्रफल और जो कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत ये कवर करता है भारत में। केंद्र शासित प्रदेश जो कि वर्तमान में 8 है, तो उनके बारे में भी एक नज़र देख लेते हैं। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बारे में देखें तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी, जिलों की संख्या 3 है और क्षेत्रफल इतना है इसका 8,249 वर्ग किलोमीटर। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और जिलों की संख्या मात्र 1 है। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप ये दोनों एक किए गए अभी जनवरी 2020 में, तो इसकी राजधानी अभी दमन कर दी गई। ठीक है, पहले अलग अलग हुआ करती थी, अब दमन दोनों की राजधानी मतलब एक ही यूनियन टेरिटरी बन गया है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू दोनों हैं। ठीक है, इसके अलावा लद्दाख की लेह है। तो ये अलग अलग प्रकार से हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली है, मतलब सारे केंद्र मतलब एक प्रकार से स्टेट या हम बोल सकते हैं राज्य कवर हो गए और दूसरी चीज़ हमारी यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश भी कंप्लीट हो गए। जिलों की संख्या आप देख सकते हैं कंप्लीट, जिलों की संख्या टोटल यूनियन टेरिटरी के जिलों की संख्या 735 है। ठीक है, और क्षेत्रफल आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं भारत का नामकरण की। तो भारत का नाम अलग अलग प्रकार से जाना जाता है। जो भारत है, भारत एक प्रकार से एक महान देश है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी कि यहाँ की मानव की उत्पत्ति है। मानव की उत्पत्ति जितनी पुरानी है उतना ही यहाँ सभ्यता और संस्कृति हम मान सकते हैं, बहुत पुराने समय से। भारत की जो विशालता है उसके कारण उसको क्या नाम दिया गया है, भारतीय उपमहाद्वीप नाम दिया गया है। उपमहाद्वीप मतलब नीचे का पूरा एक प्रकार से देख सकते हैं, पूरा ये कवर करता है। जो एशिया का दक्षिणी महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, उसका दक्षिणी छोर अगर देखें तो पूरा ये भारत कवर करता है, इसलिए इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। और इसका नाम एक प्रकार से हम देखें तो इसका नाम आर्यवर्त भी था, और जो राजा भरत थे, राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष भी पड़ा है। तो ये अलग अलग प्रकार से नाम हम देख सकते हैं भारत के। इस प्रकार अगर देखें तो वैदिक आर्य थे, उनका निवास स्थान भी माना जाता है। जैसे सिंधु सभ्यता हमने पढ़े थे, सिंधु जो घाटी सभ्यता थी उसके अंतर्गत वैदिक आर्यों का निवास स्थान माना जाता था। और पर्सिया मतलब फारस के अंतर्गत हम देख सकते हैं। जो ईरान की बात करें, वर्तमान में ईरान,
तो ईरान के लोग सबसे पहले क्या होते थे, सिंधु घाटी में उन्होंने प्रवेश किया भारत के अंतर्गत, और लोग जो है सा को हा पढ़ते थे। तो जब सिंधु की बात की जाती थी तो उनके द्वारा बोला जाता था हिंदू, ठीक है। और इसी आधार पर हिंदू नदी के किनारे, मतलब उनके आधार पर हिंदू नदी के किनारे जो लोग निवास करते थे, उसके कारण उन्होंने क्या नाम दिया, इसको हिंदुस्तान नाम दिया। किन्होंने? ईरानियों ने। मतलब हम बोल सकते हैं जो पर्सिया के निवासी थे। इसके अलावा जम्बूद्वीप की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए हम देख सकते हैं जो यहाँ के जो निवासी थे, मतलब एक प्रकार से जो जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखें, हिंदू और बौद्ध ग्रंथ में हमको इस प्रकार से जम्बूद्वीप का नाम प्रयोग होता हुआ दिखता है। फिर बात करें भारत के लिए, यह एक प्रकार से इंडिया भी यहाँ प्रयोग किया गया है। इंडिया क्या है, एक प्रकार से ग्रीक भाषा के इंडोस, मतलब जो इंडस नदी है उससे बना है, ठीक है। तो उसी के कारण इंडस नदी के किनारे जो लोग रहते हैं उसको इंडिया बोला गया है। जो जेम्स अलेक्जेंडर थे, उन्होंने अपने विवरण में हिंदू को हा हटाकर एक प्रकार से इंदू कर दिया, ठीक है। तो उसी के फलस्वरूप यहाँ पे ये इंडिया बना है, एक प्रकार से हम ये देख सकते हैं। इसके अलावा संविधान की अगर बात करें, संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, जो भारतीय है, भारत है, राज्यों का संघ होगा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे स्पष्ट की गई है। तो हमने भारत का नामकरण देखे, अलग अलग प्रकार से हमको देखने को मिला सारी चीज़ें। इसके बाद हम देख सकते हैं स्थिति एवं विस्तार की। भारत की स्थिति क्या है, उसका विस्तार क्या है। अगर वर्ल्ड की मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक, मतलब वर्ल्ड की अगर बात करें तो चलिए एक मैप देख लेते हैं, और इस मैप के आधार पर हम जो भारत है, भारत की स्थिति को वर्ल्ड के अंतर्गत देख सकते हैं। चलिए यहाँ वर्ल्ड का मैप ले आते हैं, और वर्ल्ड के मैप के अंतर्गत हम हमारे भारत की स्थिति देख सकते हैं। ये देखिए हमारा जो विश्व का मैप दिख रहा है, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं भारत कहाँ पर दिख रहा है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे भारत की स्थिति अगर देखें तो आपको यहाँ से अगर देखें, लगभग यहाँ से इंडोनेशिया से होते हुए विषुवत रेखा जाती है। तो विषुवत रेखा के निचले वाले क्षेत्र को बोला जाता है, देखिए ये एक प्रकार से गोलार्ध है, गोलार्ध के बीच में जो रेखा गई है उसको विषुवत रेखा बोलते हैं। एक प्रकार ग्लोब है ये, और गोले, मतलब जो गोला है, गोले को आधे भाग में किसने काटा? विषुवत रेखा ने। 0 डिग्री विषुवत रेखा जो अक्षांश है, उसके नीचे वाले भाग को बोला जाता है गोलार्ध। और गोलार्ध कौन सा होगा? दक्षिणी। और ऊपर वाले जो भाग है उसको भी गोलार्ध बोला जाता है। तो गोले का आधा भाग अर्थात गोलार्ध, और ये उत्तरी। तो हम बोल सकते हैं ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और एक और रेखा आप बोल सकते हैं देशांतर। देशांतर कहाँ से गई है? लंदन के ग्रीनविच जो क्षेत्र है वहाँ से गई है। ग्रीनविच मीन टाइम जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये खड़े में आधा भाग, मतलब जो गोले का आधा भाग कर रही है। तो इधर वाले भाग को बोला जाएगा क्या? पश्चिमी। इधर वाले भाग को पश्चिमी बोला जाएगा, और इधर वाले भाग को पूर्वी बोला जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखें हम, तो भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। चलिए यहाँ देख लेते हैं हम, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो हमको कोई टेंशन नहीं है अब कि हमारा भारत कहाँ पे है, ठीक है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं हमारा भारत कहाँ पे है, ये है भारत की अगर बात करूँ मैं, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अभी हमने देखें, अब यहाँ अक्षांश की बात कर लेते हैं। तो अक्षांश क्या है? अक्षांश आपको पता ही होगा, पढ़े होंगे आपने, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। तो कैसे हमको पता कैसे चलेगा? देखिए नीचे वाला क्षेत्र, देखिए जहाँ से भारत शुरू हुआ है कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट, और ऊपर तरफ अगर देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट का जो अक्षांश है उत्तरी, वहाँ तक भारत की जो है एक प्रकार से विस्तार देखने को मिलता है उत्तरी। पर एक और कंडीशन है, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं नीचे तक गया। देखिए यहाँ से अगर देखें तो ये नीचे तक गया। तो इसकी स्थिति अगर पूछा जाए, जहाँ पे इंदिरा पॉइंट स्थित है, तो 6 डिग्री 4 मिनट आपको देखने को मिलेगी। परंतु विस्तार यहीं से, मतलब जो एक प्रकार से स्थलीय भूमि है, जो दक्षिणतम बिंदु है सबसे लास्ट में, जिसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी, ठीक है, भारत का भूमि का दक्षिणतम बिंदु। और भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, देखिए भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट अर्थात कन्याकुमारी, और भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट अर्थात 6 डिग्री 4 मिनट। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, दोनों आप मीनिंग याद रख सकते हैं। उसके बाद देशांतरी विस्तार की अगर बात करूं, मतलब इधर से लेकर इधर तक, मतलब जो पूर्वी क्षेत्र में है, तो पूर्वी विस्तार है हमारे भारत का। तो देशांतरी विस्तार हमको देखने को मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट
से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। कैसे पता चला? देखिए, जो देशांतर रेखा होती है वो खड़े में होती है, यानी कि ग्लोब को खड़े भागों में एक प्रकार से वो खींची होती है ग्लोब पे काल्पनिक रेखा। तो 68 डिग्री 7 मिनट हमको गुजरात के अंतर्गत दिख रहा है, गौरमाथा जिसे हम बोलते हैं, और 97 डिग्री 25 मिनट हमको किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको टोटल डिस्टेंस देखने को मिलता है दोनों के बीच में डिग्री का 30 देशांतर। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो देशांतर की बात हो गई। पूर्वी देशांतर, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश या उत्तरी जो विस्तार है वो उत्तरी अक्षांश का जो विस्तार है वो हमने देखें। और पूर्वी जो विस्तार है, पूर्वी विस्तार हमने क्या देखे, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मतलब 25 हम एक प्रकार से बोल सकते हैं। अब क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा 32,87,263, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर हमको ये देखने को मिलेगा। ये तो आपको पता होगा। अब विश्व में स्थान की अगर बात करें तो विश्व में ये 7वें नंबर पर आता है। तो सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ मैप में चल लेते हैं, ठीक है, चलिए मैप में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये देख लेते हैं, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश है रूस, ठीक है, ये वाला। उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद आता है कनाडा, ठीक है, कनाडा देख सकते हैं। फिर देखिए इस प्रकार से आप चले, इस प्रकार यहाँ आ जाए, कनाडा के बाद आप आ जाइए चीन में, और चीन के बाद आ जाइए उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चलना है, ये देखिए। फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका से जाइए आप, मतलब उत्तरी अमेरिका नहीं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत ही है। तो अमेरिका कौन से नंबर पर? देखिए, पहले नंबर पर रसिया, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चाइना, और चौथे नंबर पर आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, 5वें नंबर पर आपका ब्राज़ील, उसके बाद 6वें नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके बाद आए तो 7वें नंबर पर भारत है। इस प्रकार आप कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा भारत है, भारत का स्थान आपको 7वें नंबर पर देखने को मिलेगा। अब जनसंख्या में स्थान अगर देखें, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, विश्व में स्थान कितना है? 7वें नंबर पर, परंतु इसका क्षेत्रफल जो कवर करता है ये 2.23% पूरा विश्व का क्षेत्रफल का ये भारत कवर करता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिए, यहाँ पे जो क्षेत्रफल है इसका ये इतना है, और ये 2.43% ये कवर करता है। जनसंख्या में स्थान दूसरे नंबर पर, पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर हमारा पड़ोसी चाइना, चाइना है जनसंख्या में पहले नंबर पर, और भारत है दूसरे नंबर पर अगर ध्यान नहीं रखा गया तो सिंपल सी बात है, भारत आगे निकल जाएगा जनसंख्या के मामले में, ठीक है। इसके बाद मानक समय की अगर बात करें तो मानक समय हमारा देखिए यहाँ से जो है एक प्रकार से देखिए यहाँ से गुजरता है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हमारा मानक समय गुजरता है, ठीक है, यहाँ कहीं से, ठीक है। अभी हम इसके बारे में आगे देखेंगे। तो मानक समय कहाँ से गुजरता है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत गुजरता है, मतलब जो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है इसके एक प्रकार से लगभग मध्य से गुजरता है, भारत के दोनों तरफ से अगर नाप लें हम तो, और इसको ही मानक समय मतलब इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत नैनी से गुजरता है, और ये 5 राज्यों को टच करता है। 5 राज्य कौन कौन से हो गए? एक तो यूपी हो गया, उसके बाद हम देख सकते हैं एमपी हो गया, एमपी के बाद सीजी मतलब छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, जनसंख्या में दूसरा स्थान है, तो भारत के अंतर्गत अगर देखें तो कितनी मतलब विश्व की जनसंख्या के हिसाब से कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो ये आपको याद रखना है 17.5%। टोटल विश्व में 100% होगी, भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो ये आप सारी चीज़ नोट करते चलें, आपके दिमाग में एक प्रकार से मतलब आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। जब आप 1-2 बार लेक्चर को पढ़ लेंगे तो वो आपकी शॉर्ट नोट्स आपके लिए रामबाण का काम करेगी। अगर आप डिटेल में बनाते तो डिटेल में आपके लिए नोट्स कोई काम की नहीं, आप बुक पढ़ सकते हैं ना, बुक पढ़ लीजिए, लेक्चर भी क्यों देख रहे हैं आप, ठीक है। तो आप बुक पढ़ना है आपको, तो आप डिटेल में नोट्स मतलब अगर आपको बुक पढ़ना है तो आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको रिवीजन करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे मैंने देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिख दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखोगे तो उतने में ही आपके अंदर जो आंसर है वो क्लिक होता जाएगा, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। एक मैप आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, बार बार बना लेंगे तो मैप आपके दिमाग में बिल्कुल रहेगा। अब यहाँ देखिए जो मानक समय हमने देखे 82.5 डिग्री, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो मानक समय अगर ग्रीन बीच में 12 बजे है तो यहाँ हमारे भारत में कितने बजेंगे? 5:30 बजेंगे, क्योंकि ये पूर्वी देशांतर में 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, 5.5 घंटे पूर्वी देशांतर में ये देखने को हमको मिलती है।
अब ऐसा नहीं है कि भाई जो अरुणाचल प्रदेश का है और एक गुजरात का है, ये देखिए दोनों में कितना अंतर है, 30 देशांतर का। तो 30 देशांतर का अंतर है तो ऐसा थोड़ी होगा कि सभी तरफ समय बराबर होगा। देखिए यहाँ पे अगर सुबह 6 बजे सूर्य उग रहा है तो यहाँ पे 8 बजे उगेगा। क्यों? क्योंकि 30 देशांतर, देखिए 15 देशांतर गुजरता है 1 घंटे में और 30 देशांतर मतलब 2 घंटे। तो सिंपल सी बात है, सूर्य यहाँ पे 6 बजे है तो यहाँ पे 8 बजे पहुंचेगा। तो 30 देशांतरों का यहाँ पे गैप है, मतलब 2 घंटे में सूर्य इधर की उधर समय लगे, इसलिए मानक समय हमने बीच में से लिए हैं। ठीक है। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो हम आगे देख लेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए गुजरात मिल सकता है हमको, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान भी आपको मिल रहा है। ठीक है, तो 3 ही हो गए। उसके बाद हम देख सकते हैं छत्तीसगढ़ भी हमको देखने को मिलेगा, उसके बाद झारखंड देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको त्रिपुरा और उसके बाद आपको मिजोरम। तो टोटल आपको ये 8 राज्य मिलेंगे। 8 राज्य किसके अंतर्गत मिलेंगे? कर्क रेखा में। ठीक है, याद रख सकते हैं। जलवायु भारत की मानसूनी जलवायु है। उसके बाद भूभाग की जो लंबाई और चौड़ाई है, तो भूभाग की लंबाई चौड़ाई मतलब ऊपर से उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर जाएं तो हमको लंबाई मतलब जो लंबाई है वो देखने को मिलती है 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण विस्तार। और अगर चौड़ाई की अगर बात करें तो पूर्व से पश्चिम से लेकर पूर्व तक जाते हैं तो आपको 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं, मतलब उत्तर से दक्षिण में 3214 और 2933 लेफ्ट से राइट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर मिलेगी। तो ये सारी चीज़ हमारी हमने यहाँ पे देखें। उसके बाद भारत की जो स्थिति है आप देख सकते हैं चतुष्कोणीय है, और एक प्रकार से अगर देखें तो जो प्रायद्वीपीय भाग उसका त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार कैसे? तो देखिए जिसकी 3 भुजाएं होती है, और यहाँ पे 2 शाखाएं हमको देखने को मिली, एक तो बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब 2 समुद्र की जो शाखाएं है वो आसपास इसको एक प्रकार से विभाजित करने का काम यहाँ पे हिंद महासागर के द्वारा किया जाता है। बीच में आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा नीचे वाले क्षेत्र में। इसके अलावा हम देख सकते हैं कुछ और चीज़ें हम यहाँ जान लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम इसके जो सीमाएं हैं, तटीय सीमा है भारत की, तो वो टोटल हमको स्थल भाग हमको देखने को मिलेगा। ओनली स्थल भाग जो है, स्थल भाग से मतलब जो तटीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। और अगर पूरी कंप्लीट अगर जो तटीय भूमि की जो तटीय सीमा है वो अगर बात करें हम तो कितनी है? 6,100। और द्वीपों सहित इसकी जो हो जाती है 7,516। तो अगर इसको हटा दें तो इसको जोड़कर कंप्लीट कितनी हो जाएगी? 15,200 और 7,516 हमको देखने मिलेगी 22,716 दशमलव कुछ पॉइंट इसमें हो जाती है। तो ये किलोमीटर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से लेकर इधर तक अगर चले हम यहाँ से, तो ये हमको मिलेगी कितनी? 15,200। ठीक है, और अगर इधर चले तटीय सीमा इधर वाली तो 6,100, और ये द्वीप को अगर मिला लिया जाए तो ये हो जाएगी 7,516। तो इस प्रकार मिलाकर हमारी 22,716 हमको देखने को मिलती है। चलिए मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हमको दूसरी चीज़ें पढ़ना है। यहाँ देख लेते हैं हम, जैसे जो गुजरात है, गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी हमको देखने को मिलती है। तटीय मतलब होता है समुद्र में सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो टच करता है गुजरात, और उसके बाद है आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा देखें हम जो उत्तरी पॉइंट और जो पूर्वी पॉइंट है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। मतलब भारत के अंतर्गत अगर देखें तो भारत के अंतर्गत देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने अगर नोट कर लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, और नहीं करा होगा तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए सबसे उत्तरी पॉइंट अगर पूछा जाए आपसे तो आपको देखने को मिलेगा इंद्रकोल, उत्तरतम बिंदु, जो कि आपको देखने को मिलेगा लद्दाख में। अभी हालांकि पहले जम्मू कश्मीर में था, पर अभी यूनियन टेरिटरी बन गई लद्दाख में, जो सबसे उत्तरतम बिंदु यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट में। और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि 6.4 मतलब 6 डिग्री 4 मिनट पे आपको सबसे भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे नीचे देखने को मिले था। ठीक है, इंदिरा पॉइंट इसका पहले पिग्मेलियन पॉइंट था, अभी बाद में इंदिरा पॉइंट इसका जो है नाम रखा गया। ये हमको यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे पश्चिमतम बिंदु या पश्चिम उत्तर जो बिंदु है वो गुजरात के अंतर्गत 68 डिग्री 7 मिनट में गौरमाथा, जिसे हम बोलते हैं, गुजरात के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और पूर्वोत्तर बिंदु जो है 97 डिग्री 25 जो है 25 जो मिनट है उसमें किबिथु हमको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वोत्तर बिंदु। तो ये चारों बिंदु आपको कवर यहाँ पे हो गए। अब दक्षिणतम बिंदु जो है ग्रेट निकोबार में हमको देखने को मिलता है 6 डिग्री 4 मिनट में उत्तरी अक्षांश में। इसका पहले नाम क्या था? पिग्मेलियन पॉइंट था, वो हमने देखें।
और अगर पूछा जाए आपसे जो भूमध्य रेखा नीचे से गई है तो भूमध्य रेखा से इसकी दूरी कितनी है, तो दूरी अगर पूछा जाए तो 876 किलोमीटर ये दूर है। और यहाँ पे 2004 में काफ़ी बड़ी मात्रा में सुनामी एक प्रकार से हम देख सकते हैं, तो इसका काफ़ी मात्रा में भाग क्या हो गया था, जल में डूब गया था। इंदिरा पॉइंट से हम देखें तो नीचे की तरफ सुमात्रा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का है, तो वो यहाँ से अलग होता है, तो वो जो ग्रेट चैनल है वो हम आगे देखेंगे, ग्रेट चैनल या महान चैनल जिसे हम बोलते हैं उससे अलग होता है। और भारत का भूभाग का दक्षिणतम बिंदु हमको कन्याकुमारी देखने को मिलता है 8 डिग्री 4 मिनट पे, ठीक है, उत्तरी अक्षांश जो कि तमिलनाडु के अंतर्गत है। उत्तरतम बिंदु हमने देख लिए, पश्चिमतम बिंदु भी देख लिए, ठीक है आपके। उसके बाद मिनिकॉय और लक्षद्वीप हम देख सकते हैं, देखिए मिनिकॉय और लक्षद्वीप यहाँ 2 द्वीप है, तो ये 9 डिग्री एक प्रकार से 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। और 8 डिग्री चैनल क्या करता है वो हम आगे देखेंगे, जो एक प्रकार से मिनिकॉय है और लिटिल अंडमान के पास में हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे हमको कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे जो भारत के समुद्र तटीय जो संघ शासित प्रदेश है और राज्य है उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए अंडमान निकोबार आपको देखने को मिल रहा है, चलिए यहाँ मैप में देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं गुजरात, गुजरात के बाद आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आप देख सकते हैं गोवा, गोवा के बाद यहाँ पे कर्नाटक दिख रहा है, केरल दिख रहा है, तमिलनाडु दिख रहा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश दिख रहा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा के बाद आपको पश्चिम बंगाल दिख रहा है, तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे हमने देख लिए। इसके बाद हम देख सकते हैं ये देखिए अंडमान निकोबार देखने को मिल रहा है, लक्षद्वीप देखने को मिल रहा है और पुदुचेरी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए अंडमान निकोबार तट रेखा में आपको सीमा देख सकती है, कितनी कितनी तट रेखा में ये इनकी सीमा। सबसे ज़्यादा अगर राज्य में पूछा जाए तो गुजरात है, और अगर यूनियन टेरिटरी में पूछा जाए तो ये पूरा कंप्लीट आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा 1962 किलोमीटर गुजरात है। फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, केरल है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पुदुचेरी, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली, दोनों चीज़ यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश भी आपको देखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं भारत की कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत अन्य जो देश है उससे कितनी कितनी सीमा कौन कौन से राज्यों से शेयर करता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए पहले क्या था, पहले टोटल 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते थे, परंतु आपको पता होगा जब यहाँ से हम देख सकते हैं, देखिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गए हैं, तो आपको कितने मिलेंगे 18, परंतु 18 में आपको 16 मिलेंगे राज्य और 2 मिलेगी यूनियन टेरिटरी। कैसे, एक तो जम्मू मिलेगा और एक लद्दाख मिलेगा, 2 यूनियन टेरिटरी और बाकी 16 आपको राज्य मिलेंगे। तो ये आपको अलग अलग ध्यान रखना, क्वेश्चन जैसा है उस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जो भारत है, भारत यहाँ पश्चिमी क्षेत्र में हम देख सकते हैं, देखिए पाकिस्तान के द्वारा अगर देखें तो पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब और देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, तो टोटल यहाँ पे हमको 4 देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ हम देखें तो लद्दाख से सीमा सिर्फ अफगानिस्तान की टच होती है जो कि सबसे कम है, ठीक है, तो ये एक हम देख सकते हैं। फिर चाइना की बात कर लेते हैं, चाइना के अंतर्गत हमको लद्दाख देखने को मिलता है, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश तो हमको नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे हमको नेपाल देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक नेपाल, तो उत्तर प्रदेश नेपाल से टच करता है, उत्तराखंड भी नेपाल से टच करता है, बिहार भी नेपाल से, उसके बाद हम देख सकते हैं नेपाल से सिक्किम टच करता है, ठीक है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं, देखिए इधर हमको भूटान देखने को मिलता है, यहाँ पे जो मतलब हम देखें तो पश्चिम बंगाल भी यहाँ से टच होता है, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद हम देख सकते हैं नागालैंड की जो सीमा म्यांमार से टच होती है, मणिपुर की, मिजोरम की, उसके बाद बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश में हमको त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ये सभी अंदर के जो राज्य है वो हमको देखने को मिलते हैं। हम आगे देखेंगे भी, देखिए यहाँ पे हमको सारी चीज़ें क्लियर हुई है, तो मैप में हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमको फटाफट एक मैप में देखना है ताकि ग्राफिक्स के तौर पर हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो, हालांकि थ्योरी तो यहाँ नीचे देखने वाले हम। तो सबसे पहले अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हम देख सकते हैं 3323 किलोमीटर की सीमा ये टच करता है, किससे, भारत से, ठीक है। और अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर की। उसके बाद अगर चाइना की बात करें 3488 किलोमीटर, नेपाल के अंतर्गत 1751, भूटान के अंतर्गत 699, इसके बाद हम देख सकते हैं म्यांमार के अंतर्गत 1643, उसके बाद है भारत के अंतर्गत, मतलब भारत और बांग्लादेश की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा 4096। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा देश शेयर करता है,
तो ये बांग्लादेश है और सबसे कम अफगानिस्तान है। तो दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद त्रिपुरा की अगर बात करें, त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन, मतलब एक प्रकार से इन दोनों के बीच में जो लाइन है उसको जीरो लाइन कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हम नीचे अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिए हमारे पास में कुल 7 पड़ोसी है, जो कि हमने ऊपर देखें। भूभाग की अगर बात करें 7 पड़ोसी, हालांकि जल की अगर बात करें तो वो अलग अलग हमको देखने को मिलता है, तो वो हम देख लेंगे। टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हमको 18 देखने को मिलेंगे, जो कि अभी मैंने ऊपर बताया। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा है 4096, और इसके अंतर्गत देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, दोनों के बीच में एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं रेड क्लिप रेखा। बांग्लादेश को आप अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और ये पश्चिमी पाकिस्तान। जब 1971 में दोनों अलग अलग हो गए तो इसको बांग्लादेश नाम दे दिया गया। इसके अंतर्गत टोटल 5 राज्य देखने को मिलते हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। चीन के अंतर्गत हमको सीमा आप देख सकते हैं 3488, और मैकमोहन रेखा इसके अंतर्गत देखने को मिलती है 6 राज्य। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इसके बाद हम देख सकते हैं ये देखिए, हालांकि हम यहाँ देखें तो देखिए हिमाचल प्रदेश हमको देखने को मिलता है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 6 राज्य हमको देखने को मिलते हैं। और गुजरात के ये पाकिस्तान के अंतर्गत हमको 5 देखने को मिलेंगे अब, ठीक है। तो लद्दाख भी शामिल हो गया है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। इसके बाद हमको नेपाल में 1751, और यहाँ पे कोई रेखा नहीं है, मुक्त आवागमन हम एक प्रकार से बोल सकते हैं, जा सकते बिना वीज़ा के। 5 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। उसके बाद म्यांमार की अगर बात करें, म्यांमार में हमको 1643, और इसके अंतर्गत भी हमको कोई भी मतलब एक प्रकार से वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान की अगर बात करें तो 699 हमको देखने को मिलती है, और यहाँ 4 राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। इसके बाद अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान में हमको मात्र 106 किलोमीटर की रेखा देखने को मिलती है। हालांकि पीओके की अगर बात करें तो पीओके जो है वो उसने क्या मतलब पीओके वाला जो क्षेत्र है उसके कारण अफगानिस्तान से बॉर्डर हमारी मतलब एक प्रकार से अभी वर्तमान में नाम मात्र की है, क्योंकि वो क्षेत्र है पाकिस्तान के कब्जे में है। तो यहाँ पे हमको डूरंड रेखा देखने को मिलती थी, परंतु अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है पाक अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत। कुल हमारी 15,100 मतलब एक प्रकार से 100 ही मानेंगे, लगभग 15,100 जो है स्थलीय सीमा जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करती है। तो ये हमने अभी देखे भी थे। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे नीचे अगर देखें हम और चीज़ें, तो भारत और उसके पड़ोसी में हमको यहाँ पे हमने देख लिए कौन कौन से देखने को मिले। देखिए 7 पड़ोसी, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसके अलावा जो भारत है, दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है, भारत सार्क जिसे हम बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये एक ग्रुप है जिसके अंतर्गत हमको सदस्य देश देखने को मिलेंगे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, पूरे कंप्लीट पड़ोसी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पे सीमा विवाद था। सीमा विवाद था का मतलब क्या है, कुछ क्षेत्र भारत के यहाँ पर रह गए थे जो कि हिंदी भाषी है, भारत की भाषा है, और कुछ क्षेत्र बांग्लादेश के यहाँ पर रह गए थे जो कि आपस में हम देख सकते हैं बंगाली बोलते थे। तो उन दोनों को एक्सचेंज करने को लेकर यहाँ पे हमको यहाँ विवाद देखने को मिलता था। तो उसके संबंध में हम देख सकते हैं, देखिए 100 मतलब एक प्रकार से 41 वर्ष पुराना विवाद ये हुआ था और मतलब चल रहा था, और 7 मई 2015 को सर्वसम्मति से भारत और बांग्लादेश के बीच बस्तियों और भूमि को मिलाकर देखें तो आदान प्रदान हो गया। मतलब भारत की भूमि इधर उधर जो भी है मतलब आदान प्रदान हो गया, और इसमें 119वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली। और संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 100वां, तो आपको याद रखना है। अच्छा, 99वां संविधान संशोधन आपको बताना है। 101वां क्या था, 102 और 103, ये 4 संविधान संशोधन के बारे में आपको डिटेल में बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अगर पता नहीं होगा तो, और पता होगा तो भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार टाइप कर दो। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप थोड़ा सा मेहनत करके आप कमेंट जरूर किया करो। अच्छा लगा बुरा लगा जरूर बताया करो ताकि सुधार किया जा सके। क्या गलत लगा आपको वो भी आपको बताते चलना है कमेंट बॉक्स में। इसके द्वारा जो है वर्ष 1974 में हुए भारत बांग्लादेश सीमा समझौते को भी लागू किया जा सकेगा, मतलब जो संशोधन हुआ उसके फलस्वरूप। तो ये हमने देखे सीमा संबंधी विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो उसका निपटारा हो गया। अब भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए पाकिस्तान के मध्य अगर देखें तो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए ये वाला टोटल 5 यानी कि 2 यूनियन टेरिटरी और 3 राज्य हमको देखने को मिलेंगे, टोटल 5, ठीक है।
तो एक प्रकार से अगर देखें तो पूर्णतः स्थलीय और कृत्रिम सीमा इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। भारत और पाकिस्तान के मध्य हमको क्या देखने को मिलता है, पूर्णतः स्थलीय और कृत्रिम सीमा देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत हम शुरुआत करें कहाँ से, लद्दाख से, तो हमको कच्छ प्रदेश तक इसकी सीमा देखने को मिलती है, ठीक है। और पर्वतीय जो क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में इसका हालांकि यहाँ पे कब्जा किया जा चुका है, मतलब अवैध कब्जा इसका बनाकर रखा पाकिस्तान ने। यहाँ पे देख सकते हैं हम सतलुज और रावी नदी की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको कुछ प्राकृतिक सीमा देखने को मिलती है, जो कि सतलुज और रावी नदी के अंतर्गत, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं सतलुज नदी कहाँ से, राक्सताल झील से निकलती है, और रावी नदी हम देख सकते हैं पूरी मिलकर कहाँ मिलती है, एक जाति है कौन सी, सिंधु नदी जाति, वहाँ पे ये जाकर मिलती है। तो ये जो दो नदी है प्राकृतिक सीमा बनाती है। उसके बाद वर्ष 1971 में क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो उसके संबंध में हमको यहाँ पे नियंत्रण रेखा का निर्धारण देखने को मिलता है। और इन दोनों के बीच में एक रेखा है जिसको बोलते हैं रेडक्लिफ रेखा, और ये रेखा हमको 17 अगस्त 1947 को यहाँ पे क्रिएट हुई थी। किसके द्वारा क्रिएट हुई थी, एक बॉर्डर कमीशन बनाया गया था, और ये सर रेडक्लिफ थे, सर सिरिल रेडक्लिफ, इन्हीं के नाम पर जो है ये रेखा बनाई गई, इन्होंने ही बनाया था, इसके नाम पर रेडक्लिफ रेखा इसको रखा गया है नाम, किसके मध्य, पाकिस्तान और भारत के मध्य। फिर नियंत्रण रेखा जिसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत व पाकिस्तान के आधिपत्य वाले जो क्षेत्र है उसके बीच की रेखा, इसको कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। एक और रेखा हम बोल सकते हैं जिसको, मतलब एक प्रकार से क्षेत्र है पीओके जिसे बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम बोलते हैं। तो 1947 में क्या हुआ, 1947 में स्वतंत्रता के उपरांत पाकिस्तान ने स्थानीय जो कबाली है उसकी सहायता से जो कश्मीर है, कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था और एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था या अधिकार कर लिया था। इसी को ही पीओके नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी क्या है, मुजफ्फराबाद है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम देख सकते हैं भारत म्यांमार के बीच सीमा रेखा, तो यहाँ निर्धारण इसका तो किया जाना नहीं है क्योंकि ये मतलब नॉर्मल है म्यांमार के बीच में। तो पूर्वी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे हम यहाँ से देखें तो हमारा जो भारत का जो हिमालय क्षेत्र है वो यहाँ जाकर इधर टर्न लेता है, मतलब नीचे की ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ पे हमको बहुत सारी श्रेणी देखने को मिलती है, पर्वत श्रेणी। एक तो लुसाई देखने को मिलती है, लुसाई पर्वत। उसके बाद हम देख सकते हैं पटकोई, और एक और है इम्पॉर्टेंट जिसको बोलते हैं अराकान युमा, ये म्यांमार में देखने को मिलता है, म्यांमार भारत में। ये सब जो है हिमालय के ही श्रेणियां हैं जो कि उधर टर्न ले ली गई है नीचे की तरफ। तो ये एक प्रकार से स्थलीय सीमा बनाते हैं म्यांमार के मध्य। इसके बाद इरावदी नदी की बात करें घाटी की, तो ये म्यांमार से भारत को अलग करती है, ये हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए पूर्व की ओर जो तिब्बत है, तिब्बत से आने के लिए ब्रह्मपुत्र की नदी घाटी हम देख सकते हैं। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ से निकलकर अंदर आती है। चीन की ओर से आने के लिए मेकांग, इरावदी और सालविन जो नदियां हैं उनकी घाटियों में एन मतलब अलग अलग प्रकार से दर्रे हमको देखने को मिलते हैं। और अराकान युमा के जो वन है उससे आच्छादित होने के कारण तथा घाटी गहरी और धरातल जो है उबड़ खाबड़ होने के कारण इनका प्रयोग जो है जो व्यापार है अथवा प्रवास के लिए कम किया जाता है। काफ़ी यहाँ पे हमको उबड़ खाबड़ और वन देखने को मिलता है। भारत के 4 राज्य इससे टच करते हैं। तो हमने अभी राज्यों के बारे में देखे थे कौन कौन से, एक तो अरुणाचल प्रदेश हमको देखने को मिलता है, दूसरा हमको नागालैंड देखने को मिलता है, उसके बाद हमको मिजोरम देखने को मिलता है और एक मणिपुर। तो 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य हमको म्यांमार से सीमा टच करते हुए नजर आते हैं। और हमको नेपाल जाने के लिए कोई वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात हम बोल सकते हैं मुक्त आवागमन व्यवस्था यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी है वो बिना वीज़ा के प्रतिबंधों के सीमा के दोनों तरफ मतलब 16 किलोमीटर तक आवागमन की अनुमति प्रदान की जाती है म्यांमार में, ये हम देख सकते हैं। अब भारत चीन सीमा निर्धारण देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत हमको 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो मैकमोहन रेखा देखने को मिलती है और वास्तविक नियंत्रण रेखा। ये आपको अभी चर्चा में काफ़ी देखने को मिलती होगी, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा इसको हम बोलते हैं। तो मैकमोहन रेखा की अगर बात करूं मैं तो चाइना की, देखिए चाइना जो है यहाँ से लेकर हम देख सकते हैं, देखिए इधर से यहाँ से और यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी जो है सीमा हमसे टच करती है। हालांकि बीच में बफर जोन के जो है बफर जोन कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो भूटान आ जाता है और एक नेपाल आ जाता है। तो मैकमोहन रेखा के अंतर्गत अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा क्या हुई थी, 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और इसका नामकरण एक व्यक्ति ने किया था जिसका नाम था सर हेनरी मैकमोहन, इनके नाम पर ही इसका नाम किया गया था। बस 1914 में ही शिमला समझौते में इसे जो है दोनों देशों की सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके अलावा अगर देखें
तो ब्रिटिश व तिब्बत ने भी इसे आधिकारिक तौर पर सीमा रेखा मान लिया था, लेकिन चीनी जो प्रतिबंध है, चीनी जो एक प्रकार से प्रतिनिधि की अगर बात करें, चीनी प्रतिनिधि की ओर से सीमा रेखा पर हस्ताक्षर करने के बावजूद चीनी सरकार ने इसका अनुमोदन नहीं किया। वर्तमान में भारत तो इसे सीमा मानता है परंतु चीन नहीं मानता है। इस कारण यहाँ पे हमको काफ़ी मतभेद विवाद देखने को मिलता है। ठीक है, चाइना और भारत का जो मतभेद है काफ़ी चर्चा में वर्तमान में, आप पढ़ते भी होंगे, करंट अफेयर अगर पढ़ते होंगे तो। इसके बाद हम देखते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के बारे में बात करते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो भारत व चीन के बीच में वास्तविक सीमा रेखा जो है एक प्रकार से हम देख सकते हैं, यह रेखा जो है जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत जो क्षेत्र है और चीन अधिकृत अक्साई चीन की अगर बात करें, ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको अलग करती है। यह लद्दाख, कश्मीर, जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह भी एक प्रकार के सीज फायर लाइन है यानी कि युद्ध विराम रेखा इसको बोल सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं 1962 की अगर बात करें तो 1962 के युद्ध के बाद जहां दोनों देशों की सेनाएं यहां पे तैनात थी, उसे एक प्रकार से वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया है। इसके बाद हम देख सकते हैं हिंद महासागर की बात की जा रही है, तो हिंद महासागर के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब हिंद महासागर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये बीच वाले भाग में, मतलब इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे पूरा हिंद महासागर आपको देखने को मिलेगा। और बंगाल की खाड़ी ये भी कुछ भाग है हिंद महासागर की, 2 शाखाएं हैं हम बोल सकते हैं। तो हिंद महासागर एक प्रकार से केंद्रीय अवस्थिति इसकी बनाता है, मतलब भारत जो है हिंद महासागर में केंद्रीय अवस्थिति पर एक प्रकार से स्थित है। और एकमात्र देश ऐसा है जिसमें जो एक महासागर का नाम एक देश के नाम पर दिया गया है, हिंद। हिंद मतलब इंडिया, हिंदुस्तान, ठीक है। तो इसके मतलब किसी महासागर का नाम एक देश के नाम पर पड़ा है, एकमात्र महासागर है। हिंद महासागर भारत के लिए काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मतलब इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हम बोल सकते हैं भू राजनीतिक, भू सामरिक, आर्थिक और व्यापारिक, इन सभी अगर बातों की मतलब इन सभी टॉपिक की अगर बात करें तो इनमें सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिंद महासागर। इसकी एक प्रादेशिक सीमा है। प्रादेशिक सीमा की अगर बात करें तो भारत जो है यहाँ से देखिए एक आधार रेखा है, जल और जो स्थल है दोनों को एक प्रकार से मिलाकर यहाँ से देखिए जो आपको दिख रही है यहाँ पे भारत के किनारे से देखिए आपको एक आधार रेखा मान लिया जाता है। और आधार रेखा के अंतर्गत हमको अगर देखें तो ये देखिए कुछ जल का मात्रा भी दिख रही है और कुछ स्थल की भी। तो आधार रेखा से यहाँ तक अगर देखें ये 12 किलोमीटर नहीं 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील मतलब हम बोल सकते हैं कुछ किलोमीटर का एक नॉटिकल मील बनता है। तो हम बोल सकते हैं 12 नॉटिकल मील, 12 NM तक जो है उसको बोला जाता है प्रादेशिक सीमा। ठीक है, भारत की जो आधार रेखा है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक ये दूरी है जो है प्रादेशिक सीमा या क्षेत्रीय सागर इसको हम बोल सकते हैं। अब यहाँ क्या क्या सुविधा मिलती है भारत को, यहाँ अगर बात करें तो भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के जो संसाधन हैं जो भी पेट्रोलियम से रिलेटेड है, तो संसाधनों के दोहन से रिलेटेड सारी सुविधा यहाँ पे मिलती है। और आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने के लिए एक प्रकार से कल्पित रेखा होती है। देखिए टेढ़े मेढ़े तट है उसको मिलाने के लिए एक आधार रेखा है, वो कल्पित मतलब काल्पनिक रूप से आधार रेखा मान ली जाती है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित जो सागरीय जल होता है उसको एक प्रकार से आंतरिक जल बोला जाता है। देखिए जो अंदर का भाग है, जो मैंने बताया ना अंदर जो भाग रह गया है ये वाला भाग अंदर वाला, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आंतरिक जल। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो एक और क्षेत्र हमको देखने को मिलता है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र क्या होता है, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, परंतु अगर बोले हम प्रादेशिक सीमा तो 12 नॉटिकल मील थी, तो प्रादेशिक सीमा से 12 नॉटिकल मील और अलग, मतलब आधार रेखा से 24 और प्रादेशिक सीमा से 12 नॉटिकल मील, इसको बोला जाता है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल इसको बोला जाता है। और ये एक प्रकार से हम देखें तो जो आपको बताया मैंने 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 मील। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ क्या क्या सुविधा मिलती है भारत को संलग्न क्षेत्र में। संलग्न क्षेत्र में भारत को मतलब अप्रवासी जो कानून है वो यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, पर्यावरणीय स्वच्छता रखी जा सकती है, सीमा शुल्क की वसूली की जा सकती है। इसके अलावा राजकोषीय जो अधिकार है वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्राप्त होती है 24 नॉटिकल मील के अंदर, मतलब 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील। फिर एक और क्षेत्र आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये होता है 200 नॉटिकल मील। अब 200 नॉटिकल मील तो आधार रेखा से है, परंतु यहाँ 24 से अगर देखें हम तो 24 से 176 नॉटिकल मील तक ये इसका क्षेत्र होता है। मतलब देखिए ये 12 नॉटिकल मील हो गया, ये 12 नॉटिकल मील हो गया, और जो बाहर का 176 वाला है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो गया। ठीक है,
विशिष्ट जो आर्थिक मंडल है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या सुविधा मिलती है भारत को, तो इसके अंतर्गत अगर देखें तो भारत को सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों, जीव का संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक जो संसाधन उनका दोहन करने की सुविधा यहाँ पे भारत को मिलती है। और इसके बाद अगर देखें तो जो 200 नॉटिकल मील, उसके बाद हमको उच्च सागर देखने को मिलता है, जहाँ पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखे। इसके बाद हम भारत की अगर बात करें तो भारत में हमको टोटल 28 राज्य देखने को मिलते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पड़ोसी राज्य भी हमने देख लिए, ठीक है, पड़ोसी देश बोले तो 7 हमने देख लिए कंप्लीट यहाँ पे। इसके अलावा नेपाल और भूटान बफर स्टेट के रूप में यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम अब बात कर लेते हैं भारत की जलीय सीमा की। स्थल वाले तो हमने काफ़ी देख लिए, जल की बात कर लेते हैं। तो भारत के जल की अगर बात करें तो भारत के जलीय सीमा में हमको बहुत सारे, मतलब यहाँ पे देखिए भारत एवं श्रीलंका की बात कर लेते हैं, भारत और इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं, भारत और म्यांमार, और भारत और मालदीव। अच्छा, श्रीलंका तो आपको ये नज़र आ रहा है, मालदीव आपको लक्षद्वीप के नीचे नज़र आएगा, ठीक है, और म्यांमार आपको ये दिख रहा है। उसके बाद अगर देखें इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया अंडमान निकोबार के नीचे आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की पाक की खाड़ी, ठीक है। भारत की जो पाक खाड़ी है, इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पे हमको देख सकते हैं, देखिए उत्तर से दक्षिण दिशा में हमको ये पोजीशन देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। भारत और पाकिस्तान में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पाक की खाड़ी देखने को मिलती है, पंबन द्वीप, एडम्स ब्रिज और मन्नार की खाड़ी। इन सभी चीज़ों से भारत और पाकिस्तान के एक प्रकार से यहाँ पे अलग होते हैं जल की सीमा के अंतर्गत। फिर भारत और इंडोनेशिया की अगर बात करें तो भारत और इंडोनेशिया, देखिए ग्रेट निकोबार के अंतर्गत आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिल रहा है और ग्रेट चैनल देखने को मिलता है, और नीचे आपको सुमात्रा द्वीप, मतलब जो इंडोनेशिया उसके अंतर्गत सुमात्रा द्वीप देखने को मिलता है। तो हम बोल सकते हैं ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार एवं सुमात्रा द्वीप को अलग करता है इंडोनेशिया के अंतर्गत। फिर उसके बाद भारत और म्यांमार की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको देखिए अंडमान निकोबार ये दिख रहा है भारत का, और यहाँ पे हमको कोको चैनल दिखता है। तो कोको चैनल और म्यांमार को अलग करने, मतलब कोको चैनल क्या करता है, म्यांमार और भारत का जो अंडमान है, उत्तरी अंडमान, इसको अलग करने का काम करता है कोको चैनल। फिर भारत और मालदीव की अगर बात करें तो 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। 8 डिग्री कहाँ से गया होगा, 8 डिग्री 4 मिनट तो भारत की सीमा है, थोड़ा जस्ट नीचे से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ हमने देख लिए, देखिए चारों जो भारत की जो जलीय सीमा है उसके अंतर्गत हमने जो सारे देश है आसपास के वो हमने देखे हैं। उसके बाद हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 9 डिग्री चैनल कहाँ से होकर गुजरता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। देखिए यहाँ पे लक्षद्वीप के अंतर्गत ही एक द्वीप है मिनिकॉय, और लक्षद्वीप दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, 9 डिग्री चैनल। चैनल मतलब चैनल उसी के नाम पर रखा जाता है जहाँ से वो अक्षांश गुजरती है, मतलब जिस अक्षांश पे वो चैनल एक पानी का सकरा रास्ता मिलेगा उसको हम एक प्रकार से उस अक्षांश के नाम से उसको चैनल नाम दे देंगे। तो चैनल आप ऐसा, मतलब टीवी का चैनल या ऐसा कुछ नहीं है, ये यहाँ से जल का सकरा रास्ता जो जिस अक्षांश पे होगा उसके नाम पर उसका 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल ऐसा नाम रख दिया जाता है। 8 डिग्री चैनल हमने देखे मालदीव को मिनिकॉय, मतलब मिनिकॉय एक द्वीप है हमारे भारत का, लक्षद्वीप का, और नीचे मालदीव देखने को मिलता है। ग्रेट महान चैनल अभी बताया मैंने, इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार मतलब सुमात्रा द्वीप के अंतर्गत देखने को मिलता है। पाक स्टेट, पाक जल संधि हमको श्रीलंका और भारत के बीच में देखने को मिलती है, जल डमरू मध्य होता है। जल डमरू मध्य का मतलब होता है, देखिए जल का एक डमरू बन गया इधर भी एक प्रकार से, और बीच में छोटा सा भाग है। माहिम जो क्रीक है निवेशिका जिसे बोलते हैं, एक पतली निवेशिका मुंबई के अंतर्गत देखने को मिलती है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में देखने को मिलती है। खंबात की खाड़ी भी ये पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना माना जाता है। लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप मालदीव तट के मध्य देखने को मिलती है। उसके अलावा मन्नार की खाड़ी की अगर बात करें तो मन्नार की खाड़ी हमको दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य ये देखने को मिलती है। कोको स्टेट अभी देखें, जल डमरू मध्य, ये कोको द्वीप है, मतलब एक प्रकार से जो म्यांमार के अंतर्गत है, और उत्तरी अंडमान के मध्य हमको देखने को मिलता है। डंकन जो पास है वो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य देखने को मिलता है, और 10 डिग्री चैनल हमको अंडमान और निकोबार के मध्य देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 10 डिग्री चैनल, मतलब देखिए 8 डिग्री यहाँ हो गया, 9 डिग्री थोड़ा ऊपर, और 10 डिग्री यहाँ पर देखने को मिलेगा, उत्तरी मतलब अंडमान और निकोबार के मध्य देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम देख लेते हैं, ठीक है, एक मतलब ओवरव्यू टाइप। तो भारत के अन्य नाम बहुत सारे हमने देखे हैं, भारत के अंतर्गत बहुत सारे नाम देखे, जैसे कि आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। इसकी राजधानी हमने ये देखे थे, इसकी राजधानी वर्तमान में क्या है, नई दिल्ली। नई दिल्ली आपको पता होगा, ये आपको दिख रहा है नेशनल कैपिटल रीजन, ये हम देख सकते हैं। भौगोलिक स्थिति के बारे में हमने बात की, अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, देशांतरीय, मानक समय भी हमने देखे 82.5 जो कि 30 मिनट 5 घंटे 30 मिनट आ गए हैं जीएमटी से।
भौगोलिक विस्तार सारी चीज़ हमने देख ली। उसके बाद स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, जलवायु कैसी होती है, सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की। जनसंख्या कितनी है इसके बारे में हमने देखे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं। इसके अनुसार अगर देखें तो इसका जो राष्ट्रीय पशु है भारत का, राष्ट्रीय पशु आपको पता होगा क्या है, बाघ है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें हम तो राष्ट्रीय पशु के बाद राष्ट्रीय विरासत पशु की अगर बात करें, विरासत पशु क्या है, हाथी। उसके अलावा हम देख सकते हैं पक्षी की अगर बात करें, पक्षी आपको पता होगा इसका मोर है। और वृक्ष क्या है, वृक्ष है बरगद। उसके अलावा हम देख सकते हैं पुष्प, पुष्प आपको पता होगा ये कमल है। राष्ट्रीय जो चिन्ह है, चिन्ह की अगर बात करें तो जो सारनाथ के अंतर्गत जो अशोक स्तंभ है उससे लिया गया था, तो अशोक स्तंभ जो है इसका मतलब एक प्रकार से राष्ट्रीय चिन्ह है। और राष्ट्रीय गान की अगर बात करें तो राष्ट्रीय गान जन गण मन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय गीत आपको देखने को मिलेगा वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। अच्छा, राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, ठीक है, ये भी याद रखना है। राष्ट्रीय जो भाषा है वो हम राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये राजभाषा है, ठीक है, तो राजभाषा याद रखना आपको हिंदी है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो लिपि, राष्ट्रीय लिपि कौन सी है, देवनागरी, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय वाक्य आपको पता होगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है, कौन सा, सत्यमेव जयते, ठीक है, ये आपको पता होगा सत्यमेव जयते। और राष्ट्रीय ध्वज आपको पता होगा तिरंगा देखने को मिलता है। और राष्ट्रीय नदी ये गंगा है। और जीव की अगर बात करें, राष्ट्रीय जलीय जीव, तो ये जीव है डॉल्फिन, गंगा नदी की डॉल्फिन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कवर की हैं, ताकि फिर से हमारा जो है एक बार क्लिक हो जाए माइंड में, तो हमको पता चल जाएगी हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कवर कर लिया है। चलिए, भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत हमने सारी चीज़ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान में रखना, बार बार इसका रिवीजन कर लीजिए। कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो आपको पता होगा 28 और 8, यानी कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे। कुछ द्वीपों का नाम परिवर्तित हुआ है 2018 में, वो भी हमने देखे। उसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए फ्रांस के अधीन और पुर्तगाल के अधीन कुछ क्षेत्र थे, वो भारत में मिला लिए गए। भारत के सभी राज्यों की राजधानी, उनका जो भाषा है, जिलों की संख्या, क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल का कितना भाग, वो हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देखे। आप स्क्रीनशॉट लेकर बार बार इसका रिवीजन कर सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हमने राजधानी, जिलों की संख्या और क्षेत्रफल कितना वो कवर करते हैं भारत के अंतर्गत, वो भी हमने देखें। उसके बाद हमने भारत का नामकरण देखे, अलग अलग प्रकार से भारत का नामकरण, मतलब जो भारत का नाम है वो अलग अलग प्रकार से जाना जाता है, किस कारण जाना जाता है वो भी देखें। भारत की स्थिति देखे हैं, मतलब विश्व के अंतर्गत कौन से नंबर पर है, उसकी स्थिति क्या है, अक्षांशीय, देशांतरीय, क्षेत्रफल, विश्व में स्थान, जनसंख्या में स्थान, मानक समय, कर्क रेखा, जलवायु और लंबाई और चौड़ाई। इसके बाद हमने समुद्र तटीय जो संघ शासित के जो क्षेत्र है, संघ शासित प्रदेश और तटीय राज्य के बारे में यहाँ देखें, सबसे ज़्यादा गुजरात टच करता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं, देखिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें, अच्छा सबसे ज़्यादा तो गुजरात टच करता है, सबसे कम कौन करता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए दमन द्वीप नहीं है, गोवा, मतलब ये यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए जो पुदुचेरी है वो हो सकता है, ठीक है। आप एक बार कैलकुलेट करिए, क्योंकि देखिए दमन द्वीप और दादर नागर हवेली आपस में जुड़ गए हैं, तो इसका क्षेत्रफल तो ज़्यादा हो गया होगा, तो ये हम इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए दमन द्वीप है समुद्र के किनारे और दादर नागर हवेली थोड़ा अंदर है, तो ये सही है, मतलब हम दमन द्वीप को ही बोल सकते हैं, परंतु दमन द्वीप अकेला नहीं रह गया अब, तो इसलिए इसको नहीं बोल सकते, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो सबसे कम है वो कौन सा, एक प्रकार से कौन सा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम जो समुद्र का तट है वो टच करता है। सबसे ज़्यादा तो गुजरात है, ठीक है। और अगर द्वीप की बात करें तो द्वीप में आपको अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा। चलिए, यहाँ पे हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात की है, मतलब कौन कौन से देश है, 7 देश हमारी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत दिखते हैं। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भारत के अंतर मतलब जो ऊपर की साइड भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, फिर नीचे बांग्लादेश हो गया। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश सीमा शेयर करता है और सबसे कम अफगानिस्तान करता है। उसके बाद हमने राज्यों के बारे में भी देखें, कौन कौन से राज्य के मध्य क्या क्या सीमा रेखा है और
किस जो एक प्रकार से देश के अंतर्गत कौन कौन से राज्य टच करते हैं, कितने राज्य टच करते हैं, टोटल 18 है, वो आपको देखना है। भारत और उसके पड़ोसी के अंतर्गत हमने देखे कुछ विवाद, जैसे कि बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद है वो सुलझा है 2015 में। भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण के बारे में हमने बात किया, सारी चीज़ें कंप्लीट यहाँ पे। उसके बाद भारत म्यांमार के बीच में हमने सीमा रेखा के बारे में यहाँ पे देखे हैं, जो कि मुक्त आवागमन व्यवस्था वहाँ हमको देखने को मिलती है 16 किलोमीटर के अंदर। भारत चीन के मध्य हमने देखे हैं सीमा निर्धारण, सारी चीज़ हमने देखें। हिंद महासागर के बारे में देखें, जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है हमारे भारत की दृष्टि से अगर देखें। इसकी 2 शाखाएं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हमको देखने को मिलती है। इसके बाद हम भारत की जलीय सीमा देखें, 4 देश श्रीलंका, इंडोनेशिया, म्यांमार और मालदीव के बारे में यहाँ पे देखा कंप्लीट। इसके बाद हमने देखें कुछ इंपॉर्टेंट जो भारत के अंतर्गत जो चैनल थे वो हमने जाने, ठीक है, चैनल और कुछ जो है प्रकार से समुद्र के जो संकरे रास्ते होते हैं जल के, वो हमने देखे यहाँ पे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे देखा है। तो इस प्रकार हमारा जो कंप्लीट है ये लेक्चर में, मतलब इस लेक्चर में हमने जो भी चीज़ पढ़ा ये सारी चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट है वो उसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके, और लेक्चर अगर पसंद आया है तो ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। देखिए लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, आप लाइक कर दिया करो। लाइक करने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा, मतलब जब भी आप लाइक करते हो तो ऊपर ये लेक्चर जल्दी जल्दी आएगा, ठीक है, जल्दी आएगा तो ज़्यादा लोगों को ये पता चलेगा। और शेयर कर दिया करो ताकि आपके द्वारा किसी का फ़ायदा हो सके। देखिए किसी भी लेक्चर को आप डिसलाइक तो कर सकते हो, परंतु डिसलाइक इसलिए नहीं करना चाहिए। देखिए मैं भी कभी डिसलाइक नहीं करता किसी के लेक्चर को, क्योंकि जब लेक्चर बनाता व्यक्ति, हालांकि थोड़ा बहुत गलती हो सकती है किसी से, परंतु उसने बनाया है तो उसको बहुत मेहनत लगी है। जब मेहनत लगी है तो सिंपल सी बात, उसकी मेहनत को आप ऐसा डिमोटिवेट ना करें। अगर कोई लेक्चर डिसलाइक करता है तो डिमोटिवेट हो जाता है और फिर आगे लेक्चर बनाने की इच्छा नहीं होती है। उसी प्रकार मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो अगर आप लेक्चर को डिसलाइक करते हैं, मान लीजिए आप भी अगर कोई चीज़ आप किसी को राय देते हो और अगर आप मतलब उस राय को आप कोई दूसरा व्यक्ति आपको गलत बोले तो आपको कितना गुस्सा आएगा। तो इसलिए डिसलाइक नहीं किया करो। डिसलाइक मतलब आप कमेंट करके बता सकते हैं, डिसलाइक नहीं किया करो, ठीक है। तो कमेंट करके आप बता दीजिए कि क्या गलती है, तो वो मैं उसको सुधारने का मतलब प्रयास करूंगा नेक्स्ट में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।